हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर का हमारा टॉपिक है आव्यूहों पर संक्रियाएं, ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस, जिसका मतलब है कि हम इस लेक्चर में ये सीखने वाले हैं कि अगर हमें दो मैट्रिक्स को ऐड करना है तो उन्हें कैसे ऐड करेंगे, और दो मैट्रिसेस का जो एडिशन होता है वो किन किन लॉ को फॉलो करता है, उनका सब्ट्रैक्शन कैसे होता है, अगर किसी मैट्रिक्स को किसी स्केलर क्वांटिटी से हम मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो उसे कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, और किस तरह के क्वेश्चंस इन टॉपिक्स के बिहाफ पर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो भी आज के इसी पर्टिकुलर लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट बात सबसे पहले डिस्कस करने वाला हूं, जिसका नाम है दो आव्यूहों की समानता, इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस। आइए डियर स्टूडेंट्स, क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है, कॉपी और पेन निकाल लीजिए। तो पहला टॉपिक है डियर स्टूडेंट्स, आव्यूहों की समानता। ध्यान से टॉपिक को समझिएगा। पहला टॉपिक क्या है डियर स्टूडेंट्स? आव्यूहों की समानता, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। इसको इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे? इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। जैसे अगर हमारे पास कोई दो मैट्रिक्स दिए गए हैं तो उनको हम सेम कब कह सकते हैं? कब कहेंगे कि ये दोनों मैट्रिक्स समान हैं अर्थात बराबर हैं? एक बार में हम दो ही मैट्रिक्स का कंपैरिजन कर सकते हैं, फिर तीसरे का करेंगे। तो कैसे इसको करेंगे ये हम लोग यहाँ पर जानेंगे। ध्यान से सुनिएगा, मैं लिख रहा हूँ दो आव्यूह समान, ध्यान सुनना डियर स्टूडेंट, समान या बराबर कहलाते हैं यदि, ध्यान से सुनिएगा, यदि दो शर्तें हैं, उनका क्रम, डियर स्टूडेंट ध्यान समझते चलना, उनका क्रम मीन्स क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? ऑर्डर होता है, ऑर्डर समान हो। ध्यान से सुनना, क्या कह रहा हूं कि दो आव्यूह बराबर कब कहलाएंगे? जब उनका क्रम अर्थात उनका ऑर्डर सेम हो। आपके पास भाई लगभग आधे घंटे का समय है ना, तब लेक्चर को कंटिन्यू करिए, नहीं तो आप लोग लेक्चर को डेड कर देते हैं और आपको लगता है कि अरे चलो हटो बाद में पढ़ेंगे। ऐसा नहीं करना भाई। देखो, ये रेगुलर क्लास है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। यहाँ कोई रामबाण तरीका या कोई ऐसे अमृत घोल नहीं दिया जा रहा है कि जल्दी से बता के बगल हो जाना, नहीं। मैं एकदम सटीक तरीके से आपको चीज़ों को समझा रहा हूँ, इसलिए आपको उसको समझना है और ध्यान से नोट करते हुए चलना है, जल्दबाजी नहीं करना है। तो पहला क्या है? उनका क्रम, इसको हम ऑर्डर कहते हैं, वो समान होना चाहिए। दूसरा, संगत अवयव समान हो। ये दो शर्तें हैं। अगर ये दो शर्तें फॉलो होती हैं, अगर ये दो कंडीशंस फॉलो होते हैं, तब हम दो आव्यूह को, दो मैट्रिक्स को समान कहेंगे, अन्यथा की दशा में दो आव्यूह समान नहीं कहलाएंगे। आइए जरा ध्यान दीजिए। संगत अवयव का क्या मतलब है? आपको पता है कि जो मैट्रिक्स होते हैं उनके एलिमेंट्स को, ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, उनके एलिमेंट्स को हम किससे दिखाते हैं? aij से दिखाते हैं। तो aij ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल टू aij ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स, मीन्स इसका जो a11 हो दूसरे का भी a11 वही हो। पहले मैट्रिक्स का a12 जो हो दूसरे मैट्रिक्स का a12 वही हो, तभी वो एक दूसरे के इक्वल कहलाएंगे, नहीं तो इक्वल नहीं कहलाएंगे। ध्यान देना, अभी इसके बिहाफ पर कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए ध्यान से, सपोज करो a हमने एक मैट्रिक्स लिख दिया 4, 5, 7 और 8, ये 2 by 2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है। एक सेकेंड मैट्रिक्स में और लिख दे रहा हूं, यहाँ पर 4, 7, 5, 8 ये हमने लिख दिया।
अब हमें यहाँ पे चेक करना है कि हियर द टू मैट्रिसेस आर इक्वल आर नॉट। हमें चेक करना है कि क्या ये दो आव्यूह समान हैं, बराबर हैं। तो सबसे पहला काम हम इसका ऑर्डर देखेंगे। ध्यान दो, ये भी 2/2 का है, ये भी 2/2 का है, ये 2/2 का ऑर्डर ये भी है। तो पहली शर्त तो फॉलो हो रही है, दोबारा इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होने चाहिए। अब जरा ध्यान दो, अगर झटके में कोई देखेगा तो कहेगा सर इसके अंदर भी 4 5 7 8 है, इसके अंदर भी 4 5 7 8 है, तो ये दोनों बराबर होंगे। लेकिन बराबर नहीं होंगे, क्यों? क्योंकि देखो 4 इस 4 के बराबर है, यहाँ 7 है और यहाँ भी 7 होना चाहिए, क्योंकि ये कौन है? A12 है, तो A12 यहाँ 7 है और A12 यहाँ 5 है। यहाँ पर देखो A21 5 है, तो यहाँ A21 कितना है? 7 है। ये दो एलिमेंट्स कौन कौन से? ये वाले एलिमेंट्स मीन्स A12 है ना, और कौन सा? A21। ये दोनों मैच नहीं कर रहे हैं, मैच नहीं कर रहे हैं। तो अगर इनकी मैचिंग नहीं हो रही है, इसलिए हम कहेंगे कि ये दोनों मैट्रिक्स समान नहीं है, बराबर नहीं है। हियर यू कैन से दैट, यहां आप कह सकते हैं A इज नॉट इक्वल टू B, A की B के बराबर नहीं है। समझ आया होगा? कोई और लिखता हूं। कहने का तात्पर्य ये नहीं सोचना है कि जो इसके अंदर लिखे हैं वही उसके अंदर भी लिखे, ऐसा नहीं है। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होने चाहिए। अब जरा समझिए, कोई और एग्जांपल लेता हूं। A इक्वल टू हमने मैट्रिक्स ले लिया 1 2 3 5 7 11 8 1 2, ये हमने एक मैट्रिक्स ले लिया, ठीक। और फिर से दोबारा एक मैट्रिक्स हमने लिया B, वो हो गया 1 2 3 5 7 11 8 1 2, इस तरीके से आपने लिख दिया। अब यहां जरा चेक करो, इसका ऑर्डर क्या है? इसका ऑर्डर 3/3 है। इसका भी ऑर्डर डियर स्टूडेंट्स कितना है? 3/3 है। ऑर्डर सेम है, देखो यहाँ 1, यहाँ भी 1, यहाँ 5, यहाँ 5, यहाँ 8, क्योंकि हमने वैसे लिखा ही है। तो यहाँ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या है? इक्वल हैं। और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल हैं, तो हियर यू कैन से दैट A इज इक्वल टू B। यहाँ पर जो मैट्रिक्स A है और जो मैट्रिक्स B है वो दोनों क्या है? समान है। क्लियर हो गई होगी बात? हमने आपको बहुत स्पष्ट तरीके से बताया कि दो आव्यूह को हम समान कब कहेंगे। When we can say that the given two matrices are equal, then there are two conditions according to that we can say that the two matrices are equal. First one is the order of the matrices will be same and the corresponding elements of the two matrices will also be same, then we can say that A equal to B. क्लियर? अब हम जरा बात करते हैं इसके बिहाफ पर आपके एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं। आपके एग्जाम में इसके बिहाफ पर क्वेश्चन कैसे आते हैं, देखिए ध्यान से। पहला क्वेश्चन बहुत आसान सा लिखा जाएगा, इफ x 5 y z इक्वल टू 2 3 5 और यहां पे लिख दिया जाएगा डियर स्टूडेंट्स 1, ठीक, ऐसा लिख दिया गया। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ, कौन कौन है इसमें भाई? x, y एंड z, x y z तीनों की वैल्यू निकालने के लिए कहेगा। तो कितना आसान सा क्वेश्चन है। अगर दो मैट्रिक्स इक्वल दिए गए हैं तो फिर वो इक्वल हैं, इसका मतलब उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। आप यहाँ बोलोगे सॉल्यूशन करोगे तो कैसे करोगे? बोर मत होइए, अभी थोड़ा अच्छा क्वेश्चन भी कराऊंगा, ठीक है। आप कहोगे सॉल्यूशन में सिंस x 5 y z, ठीक, इक्वल है किसके? 2 5 3 1, ये है, ठीक, इक्वल दिया गया है। देयरफॉर यहां लिखेंगे कंपेयरिंग द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, ठीक है। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को क्या करिए? कंपेयर कर दीजिए। संगत अवयवों की तुलना करने पर ऐसा हम हिंदी में लिखेंगे। तो x के प्लेस पे कितना है? 2 है, तो x इक्वल टू 2 हो गया।
y के प्लेस पे 3 है तो y इक्वल टू 3 हो गया, 5 की जरूरत नहीं तो z इक्वल टू कितना हो गया 1, और यही हमारा जो है इस क्वेश्चन का डियर स्टूडेंट्स क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, और जरा सुनिए एक क्वेश्चन और लिख देता हूं इसी के बिहाफ पर। देखिए कैसे कहते हैं, इफ, ध्यान देना, इफ यहाँ लिख दिया जाएगा x प्लस वाई, यहाँ 5, यहाँ 7, यहाँ हो गया 9, यहाँ हो गया 11, यहाँ लिख दिया गया x माइनस वाई, यहाँ 1 2 3 लिख दिया गया। अब जरा ध्यान दो, उसके बाद यहाँ मैट्रिक्स लिख दिया गया, यहाँ लिखा गया 5, यहाँ लिखा गया 5 और यहाँ लिखा गया 7। ठीक है, या एक काम करिए यहाँ पर 1 लिख दीजिए। ठीक है, ऐसा लिखा हुआ है, और उसके बाद यहाँ लिखा है 9, यहाँ लिखा है 11, यहाँ लिखा है x माइनस वाई, यहाँ 1 2 3 इस तरीके से लिखा हुआ है। माने दोनों मैट्रिक्स को बराबर यहाँ पर हमें दिया गया है। और कहेगा देन, यही बोलेगा देन फाइंड क्या करना है, x एंड y, x और y दोनों की वैल्यू आपको फाइंड करनी होगी। तो यहाँ अगेन आप देखेंगे तो दो मैट्रिक्स क्या दिए हैं, इक्वल दिए गए हैं। इक्वल दिए हैं तो फिर से वही करेंगे, आप कंपेयर कर देंगे ना, हम बार बार लिखेंगे नहीं, आप समझ रहे होंगे। जब आप इसको कंपेयर करेंगे डियर स्टूडेंट्स तो x प्लस वाई जो है वो आपको 5 मिलेगा, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिएगा। उसके बाद x माइनस वाई की जगह पे 1 लिखा हुआ है तो x माइनस वाई इक्वल टू 1, ये इक्वेशन आपको सेकेंड मिल जाएगा। अब हमारा काम क्या होगा, इन्हीं दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो x और y की वैल्यू आपको मिल जाएगी। जरा ध्यान से समझिए, x प्लस वाई इक्वल टू 5, x माइनस वाई इक्वल टू 1, दोनों इक्वेशन को ऐड कर रहा हूँ, ये दोनों कट जाएगा। 2x इक्वल टू 6 इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू कितना आ गया 3। अब x की वैल्यू आप ला करके इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए, यहाँ लिख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में जब आप रख देंगे x की वैल्यू 3 तो 3 प्लस वाई इक्वल टू 5, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 2। तो फाइनल जो आंसर मिलेगा आपको वो x इक्वल टू 3 मिलेगा और y इक्वल टू 2 मिलेगा। तो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस पर इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि ये कंप्लीट कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, साथ ही साथ एकदम कंप्लीट तरीके से ये दोनों क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गए होंगे। देखो टॉपिक हर एक लेक्चर में कोई न कोई अच्छे तरीके से मैं कवर कर रहा हूं, इसलिए ध्यान से समझते हुए चलिएगा। डियर स्टूडेंट्स, अगर लेक्चर को आपने यहाँ तक देखा और अभी तक लेक्चर को लाइक नहीं किया है तो ये बड़ी ही नाइंसाफ़ी है। तुरंत से तुरंत लेक्चर को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ एक बार डियर स्टूडेंट्स लेक्चर को ज़रूर से ज़रूर शेयर कर दीजिए। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है कि कहीं पर अप्लाइड मैथ सेकेंड की फ्री क्लास भी चल रही है। ठीक है, तो ये आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि आप एक बार शेयर करिए। ठीक है, अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, आव्यूहों पर संक्रियाएं। टॉपिक क्या है डियर स्टूडेंट्स, आव्यूहों पर संक्रियाएं, ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस, ये टॉपिक है हमारा। आव्यूहों पर संक्रियाएं। ठीक है, इसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। मैट्रिसेस में ऑपरेशन का मतलब है कि किन्हीं दो मैट्रिक्स को हम ऐड कैसे कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं, और मल्टीप्लाई एक अलग ही प्रकरण है, उसको एक अलग लेक्चर में आपको सिखाएंगे। क्योंकि आव्यूहों का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो बेहद इंपॉर्टेंट होता है, तो उसके लिए अलग से एक पर्टिकुलर लेक्चर होगा। अभी यहाँ हम संक्रिया में एडिशन पढ़ेंगे और उसकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, सब्ट्रैक्शन पढ़ेंगे और उसकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, किसी मैट्रिक्स को किसी स्केलर क्वांटिटी से कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है और उसकी क्या प्रॉपर्टी है, ये हम लोग यहाँ पर
पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं दो आव्यूहों का योग। दो आव्यूहों का योग, जिसको हम बोलेंगे एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस। एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस। दो मैट्रिक्स को ऐड कैसे किया जा सकता है, ध्यान रखिएगा। सबसे पहला पॉइंट यहां पर ध्यान रखना है कि किन्हीं भी दो मैट्रिक्स को हम ऐड तब कर सकते हैं जब उनका ऑर्डर सेम हो। तो ध्यान रखिएगा, ऑर्डर क्या हो, सेम हो। जब ऑर्डर सेम होगा तभी एडिशन पॉसिबल होगा। तब क्या होगा, एडिशन पॉसिबल होगा। ध्यान देना हमारी बात को। एडिशन पॉसिबल कब होगा भैया, एडिशन पॉसिबल तभी होगा जब उनका ऑर्डर क्या हो, सेम हो, और सब्ट्रैक्शन भी तभी पॉसिबल होगा। अब जरा हम देखते हैं, जैसे A इक्वल टू हमें कोई मैट्रिक्स दे दिया गया A B C और D, ठीक, और B इक्वल टू कोई मैट्रिक्स हमें दे दिया गया E F G और H। ये दो मैट्रिक्स हमें दे दिए गए। हमें कह रहा है कि फाइंड, ध्यान दो हमारी बात को, फाइंड A प्लस बी, मीन्स मैट्रिक्स A और B को हमें ऐड करना है। ध्यान सुनते चलिए हमारी बात को, ठीक है। मैट्रिक्स A को और B को हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो सबसे पहली बात हमने क्या बता दी कि भाई इन दोनों मैट्रिसेस का एडिशन ही तभी पॉसिबल है जब इनका ऑर्डर सेम हो। तो जरा देखो, इसका ऑर्डर क्या है डियर स्टूडेंट्स, 2/2, और इसका भी ऑर्डर क्या है, 2/2। तो ऑर्डर सेम है, इसका मतलब इनका एडिशन किया जा सकता है। अब जरा समझो कि इनका एडिशन हम करेंगे कैसे। तो A प्लस बी करने का तरीका क्या होगा, यहां आप लिखिए A B C एंड D प्लस में E F G एंड H, ऐसा हमने यहां लिख दिया। अब जरा देखो, इन दोनों को ऑर्डर सेम है, ऑर्डर सेम है इसलिए इनका एडिशन हम कर सकते हैं। एडिशन जरा करिए। एडिशन जब आप करेंगे तो A E के साथ ऐड होता तो A प्लस E होगा, C G के साथ ऐड होगा, C प्लस G होगा, B F के साथ होगा, B प्लस F होगा, D H के साथ होगा, D प्लस H होगा। तो कितना आसान है, आपको समझ में आ गया होगा कि दो मैट्रिक्स को हम कब और कैसे ऐड करते हैं। The two matrices will be added when their order are same। दो मैट्रिक्स को हम तभी ऐड कर सकते हैं जब उनका ऑर्डर सेम हो। ऑर्डर सेम होगा तब उनको हम ऐड कर सकते हैं। और ऐड करने का तरीका क्या होगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर दिया जाता है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल थर्ड ऑर्डर का लेता हूं, ठीक है। यही रूल सेकेंड ऑर्डर के लिए भी होगा, थर्ड ऑर्डर के लिए। A इक्वल टू 1 2 3 0 7 5 1 1 2, ऐसा हमने लिख दिया। और B इक्वल टू हम मैट्रिक्स ले लिए 1 0 0 0 7 5 0 0 1, ये हमने ले लिया। अब हमें करना क्या है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ A प्लस बी फाइंड करना है, दोनों को ऐड करना है। तो लिखेंगे 1 2 3 और 0 7 5 भी लिखेंगे, 1 1 2 भी लिखेंगे, और इसके साथ प्लस में इसको भी लिखेंगे 1 0 0 0 7 5 0 0 1। सॉल्व कर लीजिए, देखिए क्या आता है। ऐड करेंगे किसको किसके साथ, देखिए 1 1 के साथ ऐड होगा तो 1 + 1 2 होगा, 0 0 के साथ ऐड होगा तो 0 आएगा, 1 0 के साथ ऐड होगा तो 1 आ जाएगा भैया, 2 0 के साथ ऐड होगा तो 2 आ जाएगा यहाँ पर, 7 7 के साथ ऐड होगा तो 14 आ जाएगा, 1 0 के साथ ऐड होगा तो 1 आ जाएगा, 3 और 0 के साथ ऐड होगा तो 3 आ जाएगा, 5 5 के साथ ऐड होगा तो 10 आ जाएगा, 2 और 1 ऐड होगा तो कितना होगा, 3 हो जाएगा, और ये आंसर हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि एडिशन कितना ज़्यादा आसान है। तो जैसे एडिशन वैसे ही सब्ट्रैक्शन, सुन ले हमारी बात, सुन लीजिए। एडिशन जैसे होता है वैसे ही सब्ट्रैक्शन होता है। क्या है उसके लिए रूल, दो आव्यूह को हम तभी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जब उनका ऑर्डर क्या हो, सेम हो। ऑर्डर सेम होगा तभी उनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। और सब्ट्रैक्ट करते कैसे हैं,
सब्ट्रैक्ट करते कैसे हैं? सब्ट्रैक्ट करने का तरीका होता है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट कर देना, घटा देना, वो उस तरीके से किया जाता है। इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो आइए हम जरा, अंतर आपको समझ में आ गया होगा, उसको अलग से बताने की जरूरत नहीं है, एकदम ऐसे ही आप लोग कर लेंगे उसको। अब यहाँ पे आव्यूहों के योग के गुण, एक छोटा सा टॉपिक है, आव्यूहों के योग के गुण, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। मैट्रिक्स को अगर हमें ऐड करना है, ऐड करते हैं तो कौन कौन सी प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, जरा वो हमें जानना है। पहली प्रॉपर्टी दिया गया है डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, पहली है एक ही क्रम के आव्यूह को जोड़ या घटा सकते हैं, वो तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं। दूसरा है डियर स्टूडेंट्स क्रम विनिमय नियम, पहला है क्रम विनिमय नियम, जिसको हम बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। ध्यान से सुनते चलना, सब क्लियर हो जाएगा। कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। ये क्या कहता है कि जैसे अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है ए और बी, दोनों का ऑर्डर सेम है, देन इसके अकॉर्डिंग ए प्लस बी करो या बी प्लस ए करो, दोनों सेम होगा केवल एडिशन के लिए। बट ए माइनस बी नहीं इक्वल होगा बी माइनस ए के। इसका मतलब दो मैट्रिसेस का जो एडिशन होता है, इफ इट इज पॉसिबल, अगर संभव होगा तब ना, संभव ही नहीं होगा तो कहां बात करेंगे। तो दो मैट्रिसेस का एडिशन अगर पॉसिबल है तो वो क्या होगा, कम्यूटेटिव होगा, लेकिन उनका जो सब्ट्रैक्शन है वो कम्यूटेटिव नहीं होगा। किसी स्पेशल केस में हो भी सकता है, बट वैसे उसको हम रूल के अंतर्गत नहीं रखेंगे। दूसरा है डियर स्टूडेंट साहचर्य नियम, साहचर्य नियम जिसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ, साहचर्य नियम जिसको हम क्या बोलेंगे भैया, एसोसिएटिव लॉ, ठीक। ये क्या होता है, जैसे तीन मैट्रिक्स हो गए ए बी और सी, तो पहले हम बी और सी को ऐड करके तब ए के साथ ऐड करें, या ए और बी को पहले ऐड कर लें तब सी को ऐड करें, दोनों केस में वैल्यू जो आएगी डियर स्टूडेंट्स वो क्या होगी, सेम होगी। तो इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। ये एडिशन के लिए फॉलो होगा, सब्ट्रैक्शन के लिए नहीं फॉलो होगा। ये किसके लिए फॉलो होगा, एडिशन के लिए, है ना। ये एडिशन के लिए क्या है, ट्रू है, लेकिन सब्ट्रैक्शन के लिए, जब हम सब्ट्रैक्शन की बात करेंगे तो सब्ट्रैक्शन के लिए फॉल्स है। इसका मतलब अगर थ्री मैट्रिक्स हैं, उनके हम एडिशन की बात करते हैं तो वो एसोसिएटिव होते हैं, लेकिन सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं तो एसोसिएटिव नहीं होते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है। इसके अलावा एक चीज़ और ध्यान रखनी है, तीसरा चीज़ कि अगर हम किसी मैट्रिक्स में जीरो मैट्रिक्स ऐड करेंगे तो वही आएगा, अगर किसी मैट्रिक्स से जीरो मैट्रिक्स सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, क्या आएगा भाई, वही मैट्रिक्स आएगा। इसको भी आपको ध्यान रखना है। तो ये हमने आपको बता दिया आव्यूहों का योग, साथ ही साथ आव्यूहों का अंतर भी यहीं पर खत्म हो गया, और उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। अब अगला टॉपिक है डियर स्टूडेंट्स आव्यूहों का अदिश गुणा, ठीक है। आव्यूहों का अदिश गुणा, इसको मैं इरेज करने चल रहा हूं, जरा नोट कर लीजिएगा डियर स्टूडेंट्स। मैं बिल्कुल जल्दबाजी नहीं कर रहा हूं, एक एक कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर करते हुए चल रहा हूं, जिससे आपके माइंड में कहीं कोई डाउट रह ना जाए, और वो रहना नहीं चाहिए। ध्यान से आप लोगों को समझते चलना है और नोट करते हुए चलना है, ठीक है ना। इरेज करता हूं और आगे बढ़ता हूं। एक टॉपिक और है डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जिस तरीके से आपके पेपर में पूछे जाते हैं
उसके बाद फिर आज के इस लेक्चर को हम समाप्त करेंगे। अभी तक आपने लेक्चर को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ डियर स्टूडेंट्स लेक्चर को ज़रूर से ज़रूर शेयर किया करिए। और लेक्चर आपको पसंद आता है तो कमेंट सेक्शन में प्यारा सा कमेंट करना मत भूलिएगा। आप व्यूहों का अदिश गुणज टॉपिक है डियर स्टूडेंट्स, आप व्यूहों का अदिश गुणन। ठीक है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, या बोलेंगे स्केलर मल्टीपल ऑफ मैट्रिक्स। ध्यान से सुनो, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है डियर स्टूडेंट कि लेट कर लो कि A इक्वल टू कोई आपके पास मैट्रिक्स है A B C D एंड B हैव टू मल्टीप्लाई इट बाई K। ध्यान दो, क्या समझ रहे हो? B हैव टू मल्टीप्लाई A बाई K। इस मैट्रिक्स A को हम K से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। K क्या है? एक अदिश है, एक स्केलर है, तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? तो मैट्रिक्स का नियम होता है कि अगर किसी मैट्रिक्स में किसी कांस्टेंट या किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करना है तो उसको उस मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो K से अगर प्रत्येक को हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर तो क्या मिलेगा भाई? KA मिलेगा, KB मिलेगा और KC मिलेगा और क्या मिलेगा? KD मिलेगा। ये होता, अब ये K से मल्टीप्लाई, ये होता है मल्टीप्लाई करने का तरीका। ये कंसेप्ट सेकेंड ऑर्डर के लिए भी, थर्ड ऑर्डर या फोर्थ ऑर्डर सबके लिए है। जैसे मान लो B इक्वल टू हम कोई मैट्रिक्स लिख दिए A B C D E F G H I, ऐसा हमने लिख दिया। अब इसको हमें लेमडा से मल्टीप्लाई करना है, लेमडा B। तो लेमडा से क्या होगा? इसके प्रत्येक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, लेमडा A, लेमडा B, लेमडा C, है ना, लेमडा D, लेमडा DE, लेमडा F, है ना, लेमडा G, लेमडा H और लेमडा I। इस तरीके से आपको याद होगा डिटर्मिनेंट में यही बताया गया था कि अगर किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करना है तो उसको किसी एक रो या किसी एक कॉलम में किया जाता था, लेकिन मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता है। मैट्रिक्स में प्रत्येक एलिमेंट में मल्टीप्लाई किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखना। इन द केस ऑफ डिटर्मिनेंट, if we want to multiply by any scalar, then its rule is that we have to multiply by that scalar in any row या any column, या any one बोल सकते हैं, in any one particular row or column, किसी एक में। but in case of matrices we have to multiply by that constant or that scalar in whole elements of that matrix। क्लियर? समझ गए होंगे। और कोई एग्जांपल देता हूं। इसका मतलब जैसे डियर स्टूडेंट्स A इक्वल टू मान लीजिए आपको दिया गया 2 7 8 9, है ना, और आपको पता क्या करना है? 2A। तो हम क्या करेंगे? इस 2 से इसके प्रत्येक एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 7 2 जा 14, यहाँ 16 और यहाँ क्या होगा? 18 हो जाएगा। ये इसका मतलब है। समझ में आपको आ गया होगा किसी अदिश से, ठीक है, किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करने का क्या तात्पर्य है और किस तरीके से मल्टीप्लाई किया जाता है। आइए अगला टॉपिक देखते हैं। अदिश गुणन के गुण हम देख लें। छोटा सा है, अदिश गुणन के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन किन किन गुणों को फॉलो करता है? नंबर पहला, नोट कर लीजिएगा। पहला है डियर स्टूडेंट्स
कि अगर हमारे पास यहाँ लिखा गया है यदि के तथा यल दो अदिश हों, यदि मैं लिख देता हूँ यदि के तथा एल दो अवयव हों, सॉरी दो अदिश हों, के तथा यल दो क्या हों, अदिश हों, ध्यान दो भैया, तथा ए और बी दो समान कोटि के अवयव हो तो इफ k and l are two constants या two scalar and a and b are two matrices of same order, क्रम कहो या कोटि कहो, तो उस सिचुएशन में इतने नियम फॉलो होते हैं। पहला k प्लस l कर लो, दोनों को ऐड कर लो और इनटू में a लिखा हुआ है तो इसको हम ka प्लस la करके इसको हम समझ सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरी प्रॉपर्टी मैं समझा रहा हूँ, दूसरी प्रॉपर्टी दी गई है डियर स्टूडेंट्स, k है और la है, ऐसे करो या l बाहर करके ka करो, दोनों क्या आएगा, सेम आएगा। या इसी को आप kl पहले मल्टीप्लाई करके तब से करो, तब भी ये क्या आएगा, सेम आएगा। तीसरी चीज़ है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के रूप में, ठीक है, जैसे माइनस k से मल्टीप्लाई कर रहे हो a को, या k लिख करके माइनस a कर दो, तब भी दोनों सेम होगा। इसके अलावा एक प्रॉपर्टी और याद रखो, चौथे में k है, a प्लस b है, तो ये ka प्लस kb के क्या होगा, बराबर होगा। इतनी प्रॉपर्टीज है, जरा इन पे गौर कर लीजिए आप लोग। और फिर एक क्वेश्चन करा देता हूँ। दो कांस्टेंट हैं, ये दोनों प्लस में है, इनटू में एक मैट्रिक्स है, तो इस मैट्रिक्स को इससे मल्टीप्लाई कर लो, इससे कर लो और दोनों को ऐड कर लो, वैल्यू वही आएगी। दो स्केलर हैं तो बारी बारी करके उनको मल्टीप्लाई करो, पहले l को फिर k को करो, या पहले k को तब l को करो, या दोनों पहले स्केलर को मल्टीप्लाई करके तब a से कर दो, दोनों वैल्यू सेम आएगी। माइनस किसी से करना है उसको कर दो, या पहले माइनस लगा दो मैट्रिक्स में, तब मल्टीप्लाई करो, वही आएगा। दो मैट्रिक्स है, अगर दोनों का ऐड दिया है, दोनों मैट्रिक्स को ऐड करके किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करो, या उस स्केलर से अलग अलग मल्टीप्लाई करके तब ऐड करो, दोनों वैल्यू सेम होगी, जिसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। ठीक है, अब आइए एक छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन कैसे आता है, कहते हैं इफ a इक्वल टू 1 2 3 0 1 2 2 1 0 ये दे दिया गया, एंड b इक्वल टू दे दिया गया 0 1 1 1 1 2 1 3 1 ये दे दिया गया। ठीक है, और फिर कहेगा देन फाइंड, ध्यान सुनो बच्चों, देन फाइंड 2a माइनस में या प्लस में 3b कह देता है। ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्या करते हैं, 2a प्लस 3b आपको पता करना है ना, ध्यान दो, 2a प्लस 3b पता करना है, तो 2a की वैल्यू रखो 1 2 3 0 1 और 2 2 1 और 0, ठीक, और प्लस में 3 और b लिखो 0 1 1 1 1 1 2 हो जाएगा, 1 1 2 1 3 और 1 हो गया। अब 2 को इसके अंदर मल्टीप्लाई करो जैसे करते हो, क्या होगा, यहाँ 2 यहाँ 4, यहाँ सब 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 2 यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ करेंगे तो 4 आएगा, यहाँ कर देंगे 1 आएगा, यहाँ करेंगे 0 आएगा, प्लस में इसको करेंगे तो 0 3 3, ध्यान दो, और उसके बाद यहाँ 3 3 और कितना हो गया 6, यहाँ हो गया 3, यहाँ हो गया 9, यहाँ हो गया 3। ठीक है, अब इसको जब आप ऐड कर देंगे तो यहाँ 2 0 से ऐड होगा तो 2 आएगा, 0 3 से ऐड होगा तो 3 होगा, 4 3 से ऐड होगा तो क्या आएगा 7 आएगा, 4 3 से ऐड होगा 7 आएगा। ठीक है, उसके बाद 2 3 से ऐड होगा तो कितना आएगा 5 आएगा, 1 किससे ऐड होगा 9 से, तो यहाँ कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, 6 3 से ऐड होगा यहाँ 9 आएगा, 4 6 से ऐड होगा तो 10 आएगा, और 0 3 से ऐड होगा तो कितना आएगा 3। यही भैया इसका क्या होगा आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। बाकी अभी हम लोग जब एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर और भी इस तरह के क्वेश्चंस हम लोगों को देखने के लिए मिलेंगे, देन हम लोग वहाँ पर उसको करेंगे, देखेंगे और समझेंगे। उम्मीद करता हूँ
ये जो आज मैंने आपको सिखाया है वो पूरा आपको 100% समझ में आ गया होगा, है ना। कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या आपके पास बची नहीं होगी, कहीं पर भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या आपके पास बची नहीं होगी। आपको फुल कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, ये चीज़ आप लोग ध्यान दें, ठीक है। फिर से आप लोग इस लेक्चर को देखें, इसलिए धन्यवाद। और आप सभी लोग इस लेक्चर को अपने दोस्तों तक ज़रूर से ज़रूर शेयर करिएगा, ऐसा हम चाहते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको आव्यूह को मल्टीप्लाई करना सिखाएंगे और कुछ प्रकार के और आव्यूह हैं, एक लेक्चर में उसको बताएंगे। उसके बाद फिर 2 लेक्चर में एक्सरसाइज पढ़ाएंगे और ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। देखो, अगर आप बुक के हिसाब से देखो तो बड़ा कम लेक्चर इसके लिए इसमें दिया गया है, उतने में हो नहीं सकता। देखो, डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिसेस के लिए इन्होंने केवल 10 पीरियड्स अलॉट किए हैं और मैं केवल डिटर्मिनेंट्स 30 लेक्चर में पढ़ाया हूँ आप लोगों को, ठीक है ना। क्योंकि मैंने एक एक टॉपिक को बहुत ही सलीके से आपको समझाया है और कोई भी टॉपिक हमने स्किप नहीं किया है। उम्मीद करता हूँ आपने लेक्चर को एंजॉय किया होगा, सारे टॉपिक आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या हुई है, कोई डाउट है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। बाकी डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, वहां से जा कर के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन ज़रूर कर लीजिए। बाकी आज के इस लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।